वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा इश्यू ऑफ शेयर का, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर आप देखिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल सभी के साथ प्रीमियम है। और प्लस जो आज मैंने क्वेश्चन लिया है, तीन शेयर होल्डर ऐसे हैं जो कि अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करेंगे। तो आप अच्छे से सीखिएगा कि कैसे कंसीडर किया जाता है। और सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर आज सीखोगे वो ये है कि एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर प्रीमियम है, तो वो कैसे कंसीडर किया जाता है फॉर फ्यूचर की एंट्री में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, कंपनी ने मार्केट में 3 लाख शेयर इश्यू किए हैं। कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। 4 रुपीज के प्रीमियम के साथ कंपनी जो है अपना शेयर इश्यू कर रही है। 4 रुपीज एप्लीकेशन पे है इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम। 3 रुपीज अलॉटमेंट पे है इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम। 4 रुपीज फर्स्ट कॉल पे है इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम। 3 रुपीज फाइनल कॉल पे है इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम। और आप इधर देखिए 3,80,000 की जो है एप्लीकेशन हमारे पास आई है। तो दैट्स मीन आप समझ गए ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। अब यदि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो फर्स्ट वर्किंग नोट जो है वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में आपको सिखाया है। तो आप अपने वर्किंग नोट की फर्स्ट स्टेप जो है उसमें आप अप्लाइड लिखोगे एक तरफ, और एक तरफ आपको लिखना है अलॉटेड। ओके, तो यहाँ आपको पता है अप्लाइड का टोटल क्या होता है, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं। अलॉटेड का टोटल क्या होता है, जितने कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इश्यू किए थे। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि 3,50,000 शेयर्स में से प्रोराटा अलॉटमेंट कर दीजिए। तो दैट्स मीन क्या कि 3,50,000 में से जो कंपनी ने इशूड किए हैं वो दे दीजिए। तो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग शेयर्स निकालिए 30,000। तो अब यहाँ 3 लाख है, ऑलरेडी 3 लाख यहाँ दे चुके हैं, तो अंडरस्टूड है इसको क्या करना है, निल। तो मैंने आपको कहा हुआ है कि जैसे ही आप देखोगे एग्जाम में कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के अपनी एक कैटेगरीज बना लीजिए और पहले ये वाला काम पूरा कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आगे रीड कीजिए। तो ये डिफरेंस की कैटेगरी है, तो डिफरेंस कितना आया आपका 50,000 शेयर्स। यहाँ नील वाले शेयर्स कितने आए, 30,000। एप्लीकेशन मनी जो है वो आप देखिए 4 रुपीज है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 लाख रुपीज आए जो कि कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी। और ये जो आपका अमाउंट है ₹1,20,000, ये सेकंड जर्नल एंट्री में टू बैंक लिखकर वापस कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने ये काम कर लिया। इतना काम करने के बाद आप ये जरूर सोचिएगा कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा ये कहाँ एडजस्ट हो रहा है। तो ठीक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइए 3 लाख अलॉटेड शेयर्स को अलॉटमेंट 3 रुपीज से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन फ्यूचर कंपनी को 9 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है और एक्स्ट्रा कितना आया है 2 लाख। तो दैट्स मीन ये 2 लाख सारे के सारे अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो गए हैं, फर्दर कॉल्स पे एडजस्ट नहीं होंगे। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो आगे पढ़ते हैं हम कि कितने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, किसका फॉरफीचर हुआ है और किसका फॉरफीचर नहीं हुआ। X to whom 6,000 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited after allotment। तो X एक ऐसा शेयर होल्डर निकला जिसके 6,000 शेयर अलॉटेड थे, 6,000 शेयर अलॉटेड थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और ठीक अलॉटमेंट के बाद उसका फॉरफीचर हो गया। X 6,000 शेयर्स क्या थे, उसके अलॉटेड थे और आफ्टर अलॉटमेंट ही उसका फॉरफीचर हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आफ्टर अलॉटमेंट ही उसका फॉरफीचर हो गया। Another shareholder Y, who had applied for 10,500 shares, failed to pay the 2 calls, and on his such failure, his shares were also forfeited। तो Y एक another shareholder है
जिसके 10,500 शेयर्स अप्लाइड हैं और आफ्टर फाइनल कॉल इसका भी फॉरफीचर हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अलॉटेड नहीं अप्लाइड शेयर्स गिवन है और एक्स के अलॉटेड शेयर्स गिवन है। Z, who was allotted 3,000 shares, did not pay the final call. Who was allotted, तो एक और शेयर होल्डर निकला यहाँ पर Z, who was allotted 3,000 shares, who was allotted 3,000 shares. इसने फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, बट इसके शेयर्स के फॉरफीचर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। दैट्स मीन Z का फॉरफीचर नहीं किया जाएगा, इसको कॉल्स इन एरियर्स में डाला जाएगा और जो भी इसका अमाउंट निकल कर आएगा उसे बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसको शेयर फॉरफीचर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा शेयर होल्डर जो कि कॉल्स का पैसा ना दे और उसका फॉरफीचर भी नहीं होता तो कैंडिडेट्स उसको कॉल्स इन एरियर्स में कंसीडर किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एनालिसिस की बुक का, जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का चैप्टर जो आपको सिखाया गया है, जहां बैलेंस शीट से रिलेटेड टर्म्स पूछे जाते हैं, तो यदि वहां पे टर्म आ जाए एग्जाम में कॉल्स इन एरियर्स, तो आपको हेडिंग बताना है इसका शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड जो है शेयर कैपिटल, और वहीं पर आप लिखोगे कि इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल, क्या, कॉल्स इन एरियर्स। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो Z का फॉरफीचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम अगेन रिपीटिंग कि Z के फॉरफीचर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो इसका अमाउंट कैलकुलेट करके जो Z ने पे नहीं किया कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद ये कहा गया कि जो शेयर्स फॉरफीट हुए हैं उनका रीइश्यू किया गया। तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप एग्जाम में रीइश्यू की जो लाइन है वो बाद में स्टडी कीजिएगा, पहले आप फॉरफीचर तक की एंट्री अपनी कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, अब आप देखिए, ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है, अब हमें ये सोचना है कि सेकेंड और थर्ड वर्किंग नोट हम एक्स के लिए बनाएं या वाई के लिए बनाएं। तो आप देखिए, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट था जो कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है और अलॉटमेंट का पैसा एक्स ने नहीं दिया, दैट्स मीन लॉन्ग वर्किंग नोट जो है वो किसके लिए बनाया जाएगा, एक्स के लिए बनाया जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग जो रहता है वो क्या रहता है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय एक्स। ओके, तो यहाँ मैंने आपको सिखाया अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालिए, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालिए। अब अलॉटेड गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, एक्स के अप्लाइड शेयर्स। जो निकालना होता है वो ऊपर न्यूमरेटर के प्लेस पे रखते हैं, तो एक्स इस कैटेगरी से बिलोंग करता है और यहाँ अप्लाइड कितने हैं, 3,50,000, तो अलॉटेड है हमारे पास 3 लाख। अब एक्स के अलॉटेड देखिए कितने हैं, 6,000। ओके, इसके 40 से 40 एलिमिनेट कीजिए तो ये हो गया 5 7 5 6, तो कैंडिडेट्स ये सॉल्व करके आ गया आपके पास 7,000 शेयर्स। दैट्स मीन एक्स ने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको 6,000 शेयर्स अलॉट किए। जो डिफरेंस आया है इसको एप्लीकेशन मनी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ फाइंड हो गया कि जो एक्स है उसने एप्लीकेशन के टाइम कंपनी को 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए थे, कंपनी ने उसको वापस नहीं किए। कंपनी ने कहा कि ये 4,000 रुपीज मैं आपके फर्दर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगी। ओके, नाउ थर्ड वर्किंग नोट में आप अलॉटमेंट जो है ड्यू कीजिए, अलॉटमेंट ड्यू फॉर एक्स। तो यहाँ से आप कंसीडर कीजिए अलॉटेड शेयर्स हैं 6,000 और जो अलॉटमेंट मनी है 3 रुपीज, तो ये हो गया आपका 18,000 रुपीज। दैट्स मीन 18,000 रुपीज एक्स को भेजने थे अलॉटमेंट के टाइम, बट 4,000 रुपए उसके एक्स्ट्रा ऑलरेडी कंपनी के पास गए हुए हैं, तो कंपनी वो उसके एडजस्ट करेगी। तो अब एक्स को 14,000 रुपीज कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम भेजने चाहिए थे, लेकिन एक्स ने नहीं दिए, तो यहाँ पे आप लिखिए नॉट रिसीव्ड। ओके,
अब ये जो फोर्थ वर्किंग नोट होता है इसमें हम पूरी कंपनी की अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, टोटल अलॉटमेंट ड्यू। तो आप देखिए मार्केट में 3 लाख शेयर्स इशू किए गए थे, तो 3 लाख शेयर्स पर अलॉटमेंट के 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 9 लाख रुपीज आने चाहिए थे, बट कंपनी ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम 2 लाख रुपीज ऑलरेडी एडवांस रिसीव कर चुकी है। तो अब 7 लाख कंपनी के पास आने चाहिए थे, बट एक ऐसा शेयर होल्डर निकला जिसने 14,000 रुपीज कंपनी को पे नहीं किए, तो 6,86,000 रुपीज कंपनी का जो फोर्थ जर्नल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसका आंसर निकल कर आ गया फोर्थ वर्किंग नोट में 6,86,000। ओके स्टूडेंट्स, तो दोबारा देखिएगा ये वाला वर्किंग नोट मैंने आपको सिखाया, जब भी आप टोटल अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो जो फर्स्ट वर्किंग नोट से आपका एक्स्ट्रा पैसा निकल कर आता है, जो कि आप पहले ही सोच के रखते हैं कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, सबसे पहले इसको माइनस कीजिए, उसके बाद थर्ड वर्किंग नोट का जो आंसर निकल कर आता है फिर वो माइनस कीजिए, तो आपका फोर्थ जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का आंसर निकल कर आ गया। अब थर्ड वर्किंग नोट में मैंने अपनी थर्ड वीडियो में ये कॉन्सेप्ट समझाया था पार्ट 3 में, तो मैं अपने पॉइंट यहाँ रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक्स के अलॉटेड शेयर्स हैं 6,000, इन 6,000 शेयर्स पर उसको अलॉटमेंट के 2 रुपीज के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट की कैपिटल के 12,000 देने थे, और 6,000 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6,000 उसको प्रीमियम के देने थे। तो मैंने जस्ट आपको एक व्यू दिया, एक विचार दिया कि कैंडिडेट्स जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो थर्ड वर्किंग नोट में आप ये कंसीडर करके रखो कि जिस शेयर होल्डर के लिए आप ये काम कर रहे हो उसके अलॉटेड शेयर पर प्रीमियम कितना है और उसका अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है। तो आप देखो 4,000 एडवांस में आई है, तो अभी तो उसकी कैपिटल ही पूरी नहीं आई, तो प्रीमियम कहां से एडजस्ट होगा। ओके, तो जस्ट आपको ये देखना होता है कि ये पैसा कई बार इतना ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाता है कि प्रीमियम के कुछ अमाउंट को एडजस्ट कर देता है, और मान लीजिए 6,000 में से 2,000 रुपए जो है वो यहाँ पर कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो जाते, तो जो ये 2,000 रुपीज है, मैं आपको कह रही हूँ जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ 6,000 का जो प्रीमियम है 2,000 यहाँ रिसीव हो जाते कंपनी को, मान लीजिए यहाँ 14,000 होता तो 12,000 तो कैपिटल के आ गए और 2,000 हम प्रीमियम में एडजस्ट करते, तो 2,000 का जो ये प्रीमियम है जब आप एक्स का फॉरफीचर करते तो फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आप डेफिनेटली वहां डेबिट करते, वहां से 2,000 माइनस करते और 2 शेयर फॉरफीचर जो आप करते उसमें से 2,000 माइनस करते। तो ये मैंने एक पॉइंट समझाया है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट की जो कैपिटल है वही पूरी रिसीव नहीं हुई, तो प्रीमियम कहां से रिसीव होगा। ओके, डीके गोयल की जो लेटेस्ट जो एडिशन है वहां 74th इलस्ट्रेशन से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ओके, तो आपको क्या पता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया, तो आप तो एग्जाम के सभी क्वेश्चन में इस काम को जरूर करके देखोगे कि कहीं ये पैसा इतना एक्स्ट्रा तो नहीं आया कि प्रीमियम तो एडजस्ट नहीं हो रहा, और यदि प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है तो फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम जो आप डेबिट करते हो वहां से डिडक्ट करो और 2 शेयर फॉरफीचर में से डिडक्ट करो। ओके, तो चलिए आगे काम करते हैं। अब हम अपना 5th वर्किंग नोट बनाते हैं जहां हमें लिखना है अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का जो पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो आप ध्यान दो ये जो फर्स्ट कॉल आपको दिखाई दे रही है इसका ब्रैकेट आप देखिए y में भी है z में नहीं है, सिर्फ y जो है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, बट इस क्वेश्चन में y के 10,500 अप्लाइड गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको y के अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर y के अलॉटेड शेयर्स जो है वो निकाल लीजिए, अलॉटेड शेयर्स ऑफ y। तो मैंने आपको सिखाया जो निकालना होता है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे रखिए। तो अब आप देखिए डेफिनेटली y भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहाँ अलॉटेड कितने हैं 3 लाख,
और अप्लाइड कितने हैं 3,50,000 और जो y है इसके अप्लाइड शेयर्स है 10,500 तो उसके 40 से ये 40 एलिमिनेट हो गए हमारे पास और आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया आपके पास 9,000 शेयर्स। दैट्स मीन y के जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो 9,000 हैं। ओके तो आप अब यहाँ पे लिखिए y लिखकर 9,000 शेयर्स पर y ने फर्स्ट कॉल के 4 रुपीज दैट्स मीन 36,000 रुपीज नहीं दिए। उसके बाद यहीं पर हेडिंग डालिए अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल। तो y और z दोनों के लिए काम कीजिए। तो y के 9,000 अलॉटेड शेयर्स हैं तो उसने देखिए सेकेंड कॉल के 3 रुपीज नहीं दिए दैट्स मीन 36,000 और सेकेंड कॉल पर एक पर्सन की और ब्रैकेट है z की तो z जो है उसने 3,000 अलॉटेड पर 9,000 रुपीज नहीं दिए तो कुल मिलाकर ये आपके 45,000 रुपीज सेकेंड कॉल के नहीं आए। ओके फर्स्ट कॉल के 36,000 रुपीज नहीं आए और सेकेंड कॉल के टोटल 45,000 रुपीज नहीं आए। ओके ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने काम कर लिया है ये सारा। दोबारा सुनिए फिफ्थ वर्किंग नोट रिलेटेड होता है फर्स्ट और सेकेंड कॉल का जो पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो देखिए अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल है उसका पैसा सिर्फ y ने नहीं दिया और सेकेंड कॉल का पैसा जो है वो y ये देखिए y की ब्रैकेट सेकेंड कॉल पर भी आ रही है और z की ब्रैकेट तो सेकेंड कॉल का पैसा y और z दोनों ने ही नहीं दिया तो दोनों के शेयर से हमने सेकेंड कॉल के अमाउंट को मल्टीप्लाई करके 45,000 का अमाउंट जो है कैलकुलेट कर लिया है। तो जैसे ही आप यहाँ तक का काम कर लोगे फिफ्थ वर्किंग नोट तक का आप अपनी सारी जर्नल एंट्रीज जो है वो कंप्लीट कर दोगे फाइनल कॉल तक की विद फॉरफीचर। जब फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी उसके बाद आप इशू की एंट्री कीजिएगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 3,80,000 को आप मल्टीप्लाई कीजिए पूरे 4 से। ओके सेकेंड एंट्री रहेगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें अमाउंट क्या जाएगा 3 लाख को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से। फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 3 लाख को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से। ओके और टू शेयर अलॉटमेंट तो ये 2 लाख रुपीज टू बैंक ये 20,000। दोबारा सुनिए क्या क्या क्रेडिट होगा। डेबिट होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो वहां तो अमाउंट डालोगे 3,80,000 को पूरे 4 से मल्टीप्लाई कर बट टू शेयर कैपिटल में हम लेंगे 3 लाख इशूड शेयर्स इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 3 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट में ये वाले 2 लाख रुपीज जाएंगे। टू बैंक में ये वाले 20,000 रुपीज जाएंगे। ओके इस तरीके से आपकी सेकेंड एंट्री रहेगी ना। अलॉटमेंट ड्यू कीजिएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख इसका रूल खत्म। 3 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से टू शेयर कैपिटल में डालिए 3 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करके टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालिए। ओके अब फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आपका फोर्थ जनरल एंट्री का आंसर जाएगा 6,86,000 रुपीज। अब आप देखिए बजाय कि फर्स्ट कॉल ड्यू करने के आप फोकस कीजिएगा क्योंकि आपने पहले ही क्वेश्चन को पढ़ के अपने वर्किंग नोट के पेज के टॉप पे लिख लिया था ये सब कुछ। तो आपने फोकस किया था कि x का फॉरफीचर जो है वो ठीक अलॉटमेंट के बाद हो रहा है। तो अलॉटमेंट की एंट्री फोर्थ एंट्री तक आप काम करने के बाद पहले आप x का फॉरफीचर कीजिए। तो किस तरीके से फॉरफीचर होगा देखिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो x है उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया साथ में प्रीमियम भी नहीं दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट एक्स ने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और जो पैसा एक्स ने दे दिया है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके तो अब देखिए एक्स के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो हम फॉरफीट कर रहे हैं 6,000 शेयर्स।
तो 6000 को आप सोचिए 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या फॉरफीचर इस प्लेस पे कर रहे हो? नहीं, आप फॉरफीचर इस प्लेस पे कर रहे हो, तो 3 + 2 आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो यहाँ कितना अमाउंट आया? 30,000। अब प्रीमियम कितना नहीं दिया एक्स ने, तो ये अलॉटमेंट के 1 रुपीज नहीं दिए, तो ये आ गया आपका 6000। और यहाँ अलॉटमेंट में हमेशा जो आपका थर्ड वर्किंग नोट होता है, इसका आंसर जाएगा एक्स ने अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए? 14,000। और अब तक एक्स ने जो अमाउंट दिया है वो कहाँ जाएगा? फॉरफीचर में। वो यहाँ पर निकालना सीखिएगा। मैं आपको हमेशा कैसे आंसर निकलवा रही हूँ, अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। तो ये आया आपका 28,000। बट मैंने कहा था जिस क्वेश्चन में एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम होता है वहां आप एक नया काम करना सीखोगे, जो कि मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको सिखा रही हूँ। पूरे चैप्टर में आप ऐसे ही निकालोगे अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। बट यदि एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है तो क्या करना है? ये जो अलॉटेड शेयर्स हैं एक्स के, इस पर ये 1 रुपए का प्रीमियम आपको यहाँ से माइनस कर देना है। तो 22,000 रुपीज जो है वो आपको यहाँ पर रखना है। दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर में अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 28,000। बट यदि एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम होगा तो अलॉटेड शेयर पर ये प्रीमियम आप डिडक्ट कर दोगे और रिमेनिंग अमाउंट आप यहाँ पे कंसीडर करोगे। ओके, समझ में आया? तो ये नया पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपने एक्स का फॉरफीचर कर दिया। अब उसके बाद आप अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए। बट फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के लिए आप ध्यान रखिए, आपने अभी अभी 6,000 शेयर जो है वो जब्त किए हैं, फॉरफीट किए हैं। दैट्स मीन वो 6,000 शेयर अब मार्केट में किसी के भी पास नहीं है। तो आप 3 लाख से ड्यू की एंट्री नहीं कीजिएगा। आप 3 लाख में से ये वाले 6,000 शेयर्स माइनस करके 2,94,000 शेयर्स से फर्स्ट कॉल को ड्यू कीजिएगा। ओके, तो 2,94,000 शेयर्स को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 शेयर कैपिटल के कॉरस्पॉन्डिंग, 2,94,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। तो जो भी आपका अमाउंट टोटल निकल कर आएगा उसमें से आप 36,000 माइनस कर बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल में डाल लीजिएगा। उसके बाद सेकंड कॉल ड्यू कीजिएगा। अगेन 2,94,000 शेयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 शेयर कैपिटल के सामने, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,94,000 शेयर्स को 1 के प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका अमाउंट आएगा उसमें से 45,000 माइनस करके आप बैंक में रिसीव कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ इस प्लेस पे आपको y का फॉरफीचर करना है। आपको यहाँ z के फॉरफीचर की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में z के शेयर्स को फॉरफीट करने के लिए नहीं कहा गया है। तो अब आप y का फॉरफीचर कीजिए मेरे साथ। जब फॉरफीचर किया जाता है तो शेयर कैपिटल डेबिट होती है, क्योंकि मार्केट से शेयर्स डिक्रीज हो गए। वाई ने भी यहाँ पर 1 रुपये प्रीमियम नहीं दिया, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। वाई ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, वाई ने फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, और जो उसने पे कर दिया है वो फॉरफीचर में डाल दीजिए। तो y के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने हैं यहाँ पर हमारे पास अलॉटेड शेयर्स। तो आप देखो 10,500 उसने अप्लाइड किए थे और हमने उसके अलॉटेड निकाले थे 9,000। तो अलॉटेड शेयर्स लीजिए और जो y है उसका फॉरफीचर बिल्कुल एंड में हो रहा है, तो पूरे 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 90,000 का अमाउंट यहाँ पर आ गया है। y ने 9,000 शेयर पर 1 रुपये का प्रीमियम जो है ये नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, और 1 रुपये का प्रीमियम उसने नहीं दिया सेकंड कॉल का। तो 2 रुपीज से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 18,000। अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट वाई ने कितना पे नहीं किया, तो वाई ने 36,000 रुपीज फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए। वाई ने फाइनल कॉल का कितना अमाउंट पे नहीं किया, अगेन 36,000 फाइनल कॉल के उसने पे नहीं किए। ओके, और अब तक जो उसने पे किया है वो फॉरफीचर में डाल दीजिए, बट फॉरफीचर में कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं डाला जाता। तो आप यहाँ से कंसीडर कीजिए वाई ने ये वाला अमाउंट नहीं दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, बट प्रीमियम नहीं लेना है। 3 और 2 5 रुपीज लीजिए,
9,000 शेयर्स को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 45,000 अब तक उसने कंपनी को दिए हैं वो उसके जब्त हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हमने y का फॉरफीचर कर लिया है। तो z का फॉरफीचर नहीं करेंगे क्योंकि z के फॉरफीचर के लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, तो अब जो भी आपका z का अमाउंट जो है वो निकल कर आया था 9,000, ये आप बैलेंस शीट में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स लिखकर। ओके, अब हम जो हमारा इतना काम हो गया, अब हम रेशियो पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 11,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। क्या कहा गया, दोबारा सुनिए। 11,000 शेयर्स जो है वो रीइश्यू किए गए हैं एज फुली पेड अप, दैट्स मीन कंपनी पूरे 10 रुपए मांग रही है फॉर ₹9 पर शेयर, बट डेले वाले ने 9 रुपए दिए हैं। तो 11,000 शेयर को मल्टीप्लाई कीजिए 9 से। ठीक है, तो ₹1 का लॉस हो गया है, उस लॉस को आप कहां से पूरा कीजिएगा, शेयर फॉरफीचर के इस प्रॉफिट में से। तो शेयर फॉरफीचर से वो लॉस रिकवर करेंगे और दोबारा से मार्केट में शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो गया तो कैपिटल फिर से इंक्रीज हो गई तो कैपिटल क्रेडिट होगी। तो 11,000 शेयर्स पर 9 रुपीज आए हैं, तो दैट्स मीन कितने, 99,000। ₹1 का लॉस हो गया तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 1 11,000 और यहाँ आ जाएंगे 11,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1,10,000। ओके, क्लियर है सभी को। तो ये रहा हमारा रेशियो। ठीक, अब लास्ट एंट्री हमारी होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दैट्स मीन क्या कि जितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं इनका प्रॉफिट का पैसा आपको कैपिटल रिजर्व में डालना है। तो ये कैसे आप फाइंड कीजिएगा, मैंने आप लोगों को सिखाया ये वाला अमाउंट आप कैसे निकालते हैं। तो आप 6th वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ आप लिखेंगे फॉरफीचर, एक कॉलम आप बनाएंगे रीइश्यू का और एक कॉलम आप बनाएंगे प्रॉफिट का। ओके, यहाँ आपका रहेगा x और यहाँ रहेगा आपका y। तो x के जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो आप देखिए कितने हैं, 6,000। y के जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो देखिए कितने हैं, 9,000। तो आपने टोटल 15,000 शेयर्स का फॉरफीचर किया है, बट आपने रीइश्यू कितने किए हैं, 11,000 शेयर्स। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि किसके कितने रीइश्यू हुए हैं। तो बिल्कुल साफ कहा गया क्वेश्चन में, द होल ऑफ वाइज शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। तो y के पूरे 9,000 रीइश्यू हुए हैं, इसका मतलब x के कितने रीइश्यू हुए हैं, तो 11 में से 9 माइनस कर दीजिए, x के 2,000 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। तो y के 9,000 फॉरफिटेड थे, 9,000 रीइश्यू हुए हैं, तो उसका सारा प्रॉफिट यहाँ ले लीजिए। तो देखिए ये रही y की फॉरफीचर की एंट्री और उसका प्रॉफिट था 45,000 जो कि आपने सारा कंसीडर कर लिया। x का जो प्रॉफिट है वो आप देखिए x की फॉरफीचर की एंट्री में x का फॉरफीचर का अमाउंट था 22,000। तो 22,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 6,000 फॉरफिटेड शेयर्स पर, तो 2,000 रीइश्यूड पे कितना, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कैंडिडेट्स आपका कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा, तो ये मैं सॉल्व कर देती हूं। ये हो जाएगा आपका 22,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9.33, तो 0.33 एलिमिनेट कर दीजिए, तो 7,333। तो ये प्रॉफिट रहा x का, ये प्रॉफिट रहा y का, तो दोनों अमाउंट आप यदि ऐड कर दो तो ये हो गया 52,333 रुपीज का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से रीइश्यू के टाइम का 11,000 का लॉस है, तो वो लॉस आप यहां से डिडक्ट कर दीजिए, तो 41,333 ये आपका अमाउंट गया कैपिटल रिजर्व में। दोबारा सुनिए, जितने शेयर्स रीइश्यू किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो आपने देखा कि x के 6,000 फॉरफिटेड में से 2,000 इश्यू हैं,
जबकि y के 9,000 में से 9 के 9,000 रेशियो हुए हैं, तो y का पूरा 45,000 का अमाउंट ले लिया गया प्रॉफिट का, जबकि x का 22,000 के प्रॉफिट में से 2,000 शेयर्स का प्रॉफिट निकाला, जो कि आया 7,333 रुपए। तो वो हमने y के प्रॉफिट में ऐड कर दिया, जिससे टोटल प्रॉफिट हुआ 52,333। उसमें से हमने रीइश्यू के टाइम का लॉस जो है वो माइनस कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट किया 41,333। तो आपने देखा कि किस तरीके से जब दो शेयर होल्डर्स क्वेश्चन के अंदर हो तो किस तरीके से उनका फॉरफीचर होता है, किस तरीके से उनका रेशियो होता है, कैसे कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से बहुत कुछ सीखा होगा स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार करके देखिए, रेगुलरली आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में बार बार आप देखिए बारीकी से कॉन्सेप्ट्स को। और कैंडिडेट्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं आगे फर्दर आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।